हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं संदीप, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ये जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था वो आज भी चल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अगर सारी क्लासें जो हमारी 11 क्लासें हो चुकी हैं, आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम मैथ के लिए। आप सभी को पता है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो सारी क्लासें ली हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के अंदर अभी भी इन 11 क्लासों से अच्छा कर सकते हो। लेकिन हमें अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना है। तो आपकी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप है मैथ के अंदर, सारे हम क्लियर कर लेंगे इसी प्रैक्टिस सेट से। ठीक है दोस्तों, तो आज के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको भी पेन कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, आपको भी पेन कॉपी लेकर बैठना है, साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलना है। आपको समय दिया जाता है, जो भी 10 से 20 सेकंड का समय दिया जाता है, उस समय में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, सब क्वेश्चनों को अच्छे से बनाना है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके 5 शुरू में रखे गए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है? कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं? कृषि की अपेक्षा नौकरी में। देखिएगा दोस्तों, एक बार समझ लो पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन, नौकरी। आपने प्रतिशत वाला पाई चार्ट कर लिया है। आज जो हमारा पाई चार्ट है ये डिग्री के ऊपर है। पूरा आपने पता होगा, जो पूरा वृत्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इसमें कुल जनसंख्या दे रखी है, आपकी कुल जनसंख्या दे रखी है, और टोटल जनसंख्या हमारी डिग्री के अनुसार बांट रखी है। उद्योग में 72 डिग्री, व्यापार में 36 डिग्री, कृषि में 108 डिग्री, नौकरी में 120 डिग्री और परिवहन में 24 डिग्री। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने क्या रखा है? कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं? कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं? ठीक है, अब देखो दोस्तों, कृषि में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 108 डिग्री, 108 डिग्री। और नौकरी में कितने? नौकरी में है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं? तो टोटल डिग्री के अंदर हम बात करते हैं तो टोटल डिग्री हमारा होता है 360 डिग्री, 360। और टोटल जनसंख्या आपकी दे रखी है 36 40 3,60,000 टोटल आपका दे रखा है। ठीक, यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे तो आपका 1 का मान निकल के आएगा 36 का ना 36, 1 का आपका मान निकल के आएगा 1000। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। कृषि के अंदर लगे हुए हैं कितने? 108 डिग्री, और नौकरी में लगे हैं 120 डिग्री। तो बताएं कितना अधिक है नौकरी के अंदर कृषि से? 12 अधिक है। तो हमें बताना है 12 का मान। 12 के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 12 का ना 12, आपका राइट आंसर निकल के आएगा 12,000। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रतिशत वाला वृत्त वाला मैंने पाई चार्ट आपको करा दिया है पिछली क्लासों में। ये हमारा डिग्री वाला पाई चार्ट है। ठीक है, जितने भी पाई चार्ट के टाइप हैं सारे क्लियर करेंगे हम धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। देखो बार बार मैं एक का मान आपको निकालूंगा नहीं, एक का मान हमारा पहले आ चुका है क्योंकि टोटल हमारा कितना है, वृत्त जो होता है टोटल 360 डिग्री का होता है और आपको 3,60,000 दे रखा है, तो यहाँ से आपका एक का मान निकल के पहले आ चुका है। अब देखो इधर एक बार और देखो, इसने क्या रखा है, नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। देखो टोटल जो जनसंख्या है हमारी वो कितनी है, 360 डिग्री है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 360 डिग्री। इसने प्रतिशत पूछा किसका है, प्रतिशत पूछा है परिवहन व्यवसाय का। परिवहन व्यवसाय में कितने हैं, परिवहन व्यवसाय में कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में हैं। तो परिवहन व्यवसाय में हमारे कितने हैं, 24 डिग्री। कितने हैं दोस्तों, 24 डिग्री। तो इसने कुल जनसंख्या का परिवहन का प्रतिशत पूछा है। तो 360 में से 24 डिग्री कितने परसेंट है, यही आपको बताना है। परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। काट लेंगे इसको 0 से 0, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, आपका निकल के आएगा 20/3। इसको काटेंगे 3 छंग 18, 0.3 छंग 18, तो आपका राइट आंसर आएगा 6.6%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.6%। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको इस कुल जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो कुल जनसंख्या कटी जाएगी, तो आपको सिर्फ देखना है कि कुल जनसंख्या हमारी टोटल वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का, उसमें परिवहन कितना है, 24 डिग्री। बस परिवहन का परसेंटेज हमें बताना है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब कुल जनसंख्या हमसे पूछी जाएगी तभी आपको कुल जनसंख्या पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों, इसको बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। देखो दोस्तों, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, नौकरी में कितने हैं, 124 डिग्री, परिवहन में कितने हैं, सॉरी दोस्तों, नौकरी में कितने हैं, 120 डिग्री, परिवहन में कितने, 124 डिग्री। इन दोनों का योग आपका निकल के आएगा 144 डिग्री, 144 डिग्री, ठीक है। 120 और 24 कितना निकल के आया, 144 डिग्री, ठीक है दोस्तों। फिर क्या रखा है, योग निम्नलिखित व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। इन ऑप्शनों को देखकर बताना है कि कौन से दो व्यवसाय ऐसे हैं जिनका योग 144 डिग्री आपका आएगा। पहला ऑप्शन है कृषि तथा परिवहन। कृषि में कितने हैं, 108, परिवहन में 24, 144 नहीं बैठेगा, ऑप्शन नहीं होगा। व्यापार तथा उद्योग, व्यापार में आपके कितने हैं, 36, उद्योग में 72, ये भी नहीं बैठेगा 144। आपका अगला ऑप्शन आता है कृषि और व्यापार। कृषि के अंदर कितने हैं, 108, और व्यापार में कितने हैं, 36। जब आप दोनों का योग करेंगे तो निकल के आएगा 124, तो 144, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। पूछा क्या है, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग हमने निकाला, कितना आया, 144 आया। अब जिन दो व्यवसायों का 144 योग बैठेगा, भाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो सेम योग हमसे पूछा था, वो किसका बैठा है, कृषि और व्यापार का बैठा है दोस्तों, ठीक है, 144। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इसको करिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसने क्या रखा है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात है। नौकरी का और उद्योग का लगे व्यक्तियों का अनुपात, नौकरी में कितने व्यक्ति लगे हैं, उद्योग में कितने व्यक्ति लगे हैं, उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो
नौकरी में लगे व्यक्ति कितने हैं? नौकरी में लगे व्यक्ति 120 हैं। नौकरी में कितने व्यक्ति लगे हैं? 120 डिग्री। अनुपात निकालना है आपको। उद्योग में कितने लगे हैं? 72 डिग्री। उद्योग में लगे हैं 72 डिग्री। 72 देखो 12 से काट लो। 12 का ना 12, 12 छंग 72। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो इसका राइट आंसर आएगा 5:3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी 5:3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाइए दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पाई चार्ट का। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या रखा है? कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है? कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है? कृषि तथा व्यापार दोनों का योग और अनुपात बताना है आपको उद्योग से। और देखिए कृषि और व्यापार में कितने लगे हैं? कृषि में लगे हैं 108। ठीक, कृषि में कितने लगे हैं? 108। व्यापार में कितने लगे हैं? 36। आपको अनुपात बताना है, एक बार देख लो। आपको अनुपात बताना है कृषि प्लस व्यापार, अनुपात उद्योग, अनुपात उद्योग। अब देखो कृषि में कितने व्यक्ति हैं? कृषि में आपके हैं 108 प्लस व्यापार में कितने हैं? 36। व्यापार में आपके हैं 36, अनुपात उद्योग में 72। उद्योग में कितने? 72। 144 डिग्री अनुपात 72। फिर से 12 से काटेंगे। 12 बारी हम 144, 12 छंग 72, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6। तो आपका राइट आंसर आएगा 2:1। 2:1, ऑप्शन डी 2:1। इसका राइट आंसर होगा 2:1। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके मैथ के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसको बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन ने क्या रखा है कि सरल कीजिए x की पावर b अपॉन x की पावर c ब्रैकेट की पावर a इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a ब्रैकेट की पावर b इंटू x की पावर a अपॉन x की पावर b ब्रैकेट की पावर c। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर बन गया है क्वेश्चन तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बना है तो देखिएगा। आपको एक बात का पता होगा कि गुणा में खाते जुड़ती हैं और भाग में खाते घट जाती हैं। संख्या इधर भाग में दे रखी है तो खाते क्या होंगी? हमारी घट जाएंगी। हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस के एक्स बी माइनस सी लिख सकते हैं दोस्तों। एक्स बी माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हम लिखेंगे एक्स बी माइनस सी, भाग में हमने खाते क्या कर दी? घटा दी। और इसकी पूरे की पावर आपको क्या दे रखी है दोस्तों? ए दे रखी है, ए। इसके बाद इंटू एक्स की पावर सी माइनस एक्स की पावर सी माइनस ए ब्रैकेट की पावर कितनी है? बी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट की पावर बी दे रखी है। आगे फिर से हम संख्या भाग में है, इसको हटाएंगे इंटू एक्स की पावर ए माइनस बी ब्रैकेट की पावर सी। ठीक है, अब देखो पूरे ब्रैकेट में इस ए की गुणा जब हम अंदर करेंगे तो एक्स की पावर ए बी माइनस एक्स की पावर ए सी, एक्स की पावर ए बी माइनस एक्स की पावर ए सी। देखें एक्स की पावर गुणा कर रहे हैं इस ए की पूरे ब्रैकेट के अंदर, पूरी पावर में गुणा होगी एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी। ठीक है, इंटू इधर भी करेंगे एक्स की पावर सी बी माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर ए सी
माइनस BC। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ सवाल को समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, आगे कैसे करते हैं, आगे करते हैं। आपको पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर बेस समान है, बेस इनका समान है, तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो बेस हमारा एक आएगा x, सभी खातों को जोड़ेंगे तो AB माइनस AC प्लस CB माइनस AB प्लस AC माइनस BC प्लस AC माइनस BC। अब आप देख रहे होंगे सवाल के अंदर कि AB से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल, CB से CB कैंसिल, पावर में क्या बचा 0 और x की पावर 0। आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अलजेब्रा का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखना है दोस्तों, अच्छे से बनाए रखना है। जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी नंबर नहीं आएगा, और उसके लिए चाहिए रिवीजन। तो आपको रेगुलर रिवीजन करना है प्रत्येक विषय का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसको करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपके दो विकर्ण दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d का मतलब क्या है, विकर्ण। 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण। 1/2 d1 का मान आपका कितना है 15, d2 का मान कितना है 20। d1 का मान कितना है दोस्तों 15 है और d2 का मान कितना है 20 है। 2 से काटा आपने, 2 का ना 2, 150। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 150। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका आएगा 150। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। काफी तरीके होते हैं सवाल करने के, 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको सवाल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसने क्या रखा है, देखो 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है। यदि 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। आपको लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है। टोटल कक्षा का औसत वजन आपको दे रखा है, कितना है 48.6। लड़कियां ना होने की वजह से औसत वजन बढ़ गया, 20 लड़कों का कितना है 54 है। तो आपने बताना है कि 30 जो बची लड़कियां हैं 30 उनका औसत वजन क्या होगा। देखो दोस्तों, इस सवाल को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और जो तरीका मैं बताने वाला हूं उससे भी कर सकते हैं। अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट तरीका होगा, उसी तरीके से आपको इस सवाल को बनाना है। देखो सबसे पहली बात, अनुपात लेंगे हम सीधा, इसको 0 से 0 कट कर दो। हमने माना कि विद्यार्थी कितने हैं 5, उसमें से लड़के कितने हैं 2, लड़कियां कितनी होंगी 3 होंगे बच्चे, कितनी होंगी 3। तो इन 5 विद्यार्थियों का टोटल औसत कितना है, आप कहेंगे 48.6। बच्चे जो 2 लड़के हैं, इन 2 लड़कों का औसत वजन कितना है दोस्तों, आप कहेंगे सर 50 है। कितना है 50 नहीं सॉरी 54 है। कितना है दोस्तों 54। अब देखो औसत वजन हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। औसत वजन क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ गया। जब आप टोटल औसत वजन से कंपेयर करेंगे लड़कों का औसत वजन, तो आपको बढ़ा नजर आएगा। कितना बढ़ा हुआ है 5.6 औसत वजन बढ़ा हुआ है आपका।
5.4 बड़ा हुआ है, सॉरी कितना 5.4। तो 5.4 बड़ा है वजन, 5.4 1 पर बड़ा है, लेकिन लड़के कितने हैं 2, तो 2 पर कितना बढ़ जाएगा वजन, तो आपका 2 पर बढ़ेगा 10.8। 10.8 वजन आपका क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, 10.8 वजन बढ़ा है। अब देखो दोस्तों 10.8 वजन बढ़ा है, लेकिन बढ़ा किस वजह से है, यहां पर लड़कियां नहीं है। कितनी लड़कियां नहीं है, 3 लड़कियां नहीं है। इन्हीं का औसत हमें बताना है। अभी जो औसत वजन है हम कितने में बांटेंगे, 3 लड़कियों में बांटेंगे। जब आप इस औसत वजन को 3 लड़कियों में बांटेंगे तो एक लड़की का औसत वजन कितना आएगा, 3 3 9 3 6 18, 3.6 आएगा। एक का औसत वजन कितना आएगा, 3.6। अब देखो दोस्तों टोटल आपका औसत वजन है कितना, 48.6 है। अब इनके ना होने से औसत वजन कितना बढ़ गया, 3.6 बढ़ गया। अगर ये होते तो 3.6 औसत वजन क्या होता, कम होता। तो जो लड़कियों का औसत वजन होगा वो 3.6 कम होगा, तो लड़कियों का औसत वजन होगा कितना, 45। तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा 45, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों इससे अच्छा तरीका इस सवाल का नहीं है, इसी तरीके से आपको सवाल करना है। इस सवाल को आप एलिगेशन से बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से भी सवाल लेंथी पड़ जाएगा, आपको इसी तरीके से सवालों करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। आसान तभी है जब आपने सवाल कर रखा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या रखा है, 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस ... 9 पदों तक का मान क्या होगा। 9 पदों तक मान क्या होगा। देखो हर बार पॉइंट एक कदम आगे बढ़ जाता है, पॉइंट एक कदम आगे बढ़ रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको पता होगा कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो आता है ऊपर। जब हम पॉइंट हटाते हैं यहाँ से कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। आगे पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। उससे आगे पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। ठीक है, जीरो की संख्या ऊपर बढ़ती चली जाएगी। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा दोस्तों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10, तो पहली कंडीशन में कितना आएगा, 5 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10, कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा, 50। फिर से अब डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 2 पंजे 10, 500 आएगा, 500 कितना आएगा दोस्तों, 500। अब एक चीज़ आपको दिखाई दे, अब के 5000 आएगा, फिर 50,000 आएगा, फिर से 5 लाख आएगा। कहने का मतलब है जब आप इसको जोड़ेंगे 5 5 5 कितनी बार ले आए, 3 बार। हमें लेना है कितनी बार, 9 बार। तो 9 बार लेने में 9 ही 5 आ जाएंगे। कितने 5, 9 5। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 8 9। तो ऑप्शन सी 9 बार 5 आएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिएगा भाई, कार्य और समय का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है दोस्तों, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12, 18 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा। ए तथा सी का कार्य आपको बताना है कि ए तथा सी को कितना समय लगेगा, जो शेष कार्य आपका बचा है वो बताना है। ठीक, देखो दोस्तों ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 18 दिन में, सी कार्य करता है उसी कार्य को 36 दिन में। कितने दिन में, 36 दिन में। टोटल कार्य हम मानेंगे तो आपका टोटल कार्य निकल के आएगा दोस्तों कितना, 36। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 36। कार्य क्षमता 12 × 36, 18 दूनी 36, 36 का ना 36। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन को बनाइए। वे सभी 2 दिन
एक साथ कार्य करते हैं, वे सभी 2 दिन एक साथ कार्य करते हैं। 2 दिन तक कार्य किया है, ए बी सी एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं अगर एक साथ कार्य करेंगे तो? 3 और 2 5 और 1 6, 6 कार्य कर लेते हैं। 2 दिन में कितना कर लेंगे कार्य? जब एक दिन में 6 करते हैं तो 2 दिन में करेंगे 6 दूनी 12 कार्य। कितना करेंगे दोस्तों? 12 करेंगे। कितना कार्य? 12 कार्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, 12 कार्य कंप्लीट हुआ। टोटल कार्य कितना है? आप कहेंगे 36 है। कितना कार्य हो चुका है? 12 हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों? शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य आप कहेंगे शेष कार्य आपका बचेगा 24। शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों? 24। अब इस 24 कार्य को कौन कौन व्यक्ति करेंगे? अरे बी ने तो कार्य छोड़ दिया, बचे कौन? ए और सी बचे। ए और सी कार्य करते हैं 3, ए करता है 3 एक दिन में और सी करता है 1। जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 करेंगे और ये कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 6 दिन। कितना होगा दोस्तों? 6 दिन। ठीक है मित्रों, तो बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसको बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या कह रखा? क्वेश्चन नंबर 11 करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है और 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य आपका दे रखा है, बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। करिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। देखो एक बार, 125 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/4, 5/4। 25% की होती है 1/4। 25% की कितनी होती है? 1/4। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना है? 640। तो क्रय मूल्य आपके पास है 640। अब इसको कितना बढ़ाया गया है? इसने बढ़ाया है 5/4 से। अगर पहले ये 4 था तो अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 4 9 कर दिया। 5 4 9 कर दिया। एक मिनट, 9/4। ठीक है, इस पर उसके बाद इसने छूट दी है। जो इसको बेचा है वो 25% की छूट पर बेचा है। 25% के फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 1/4 तो वस्तु अगर 4 की थी, बेची कितने की है उसने? वस्तु बेची है 3/4। 3/4। ठीक है दोस्तों, देखो ये ओनली पूरा विक्रय मूल्य बन गया हमारा। सोल्व करेंगे इसको। 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, 9 तिया 27, 0 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10। तो इसका राइट आंसर आएगा 1080। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1080। सवाल की लैंग्वेज आपको समझनी है। सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है, सारे सवाल आसान हैं जो परीक्षा में आते हैं, सारे सवाल आसान ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, इसको बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समवृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, ऊंचाई में 20% की वृद्धि, त्रिज्या में भी और साथ में ऊंचाई में भी, दोनों में वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की? 20% की। तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपको आयतन में बतानी है कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, शंकु का आयतन आपको पता होगा। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप निकालेंगे क्षेत्रफल, अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के अंदर ओनली आता है आपका r², त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आप कहते हो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हो। लेकिन आयतन के अंदर क्या होता है? शंकु का आयतन r² तो हो गई होगा, साथ में h और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? h और जुड़ेगा। तो यहां पर बन के आता है सेंटीमीटर की घात 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर समझाना क्या है आपको? एक चीज आपको समझनी है कि अगर त्रिज्या के अंदर वृद्धि की है तो त्रिज्या हमारी क्या आई है? शंकु के अंदर r² आएगी। अगर त्रिज्या के अंदर वृद्धि की है तो त्रिज्या के अंदर कितनी बार वृद्धि होनी है? 2 बार। और h कितनी बार आएगा? 1 बार। तो 1 बार किसमें वृद्धि होगी?
ऊंचाई में वृद्धि होगी, 2 बार त्रिज्या में और 1 बार ऊंचाई में। ठीक है, अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, 1/5। त्रिज्या में वृद्धि करोगे तो 5 से 6, 5 से 6, 2 बार वृद्धि होगी, 1 बार ऊंचाई में 5 से 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 पंजे 25, 125, 5 का घन 125 और इसका घन होता है आपको 216। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर वृद्धि की है, टोटल वृद्धि कितनी हुई है? टोटल वृद्धि ये हुई है, टोटल वृद्धि आपकी हुई है 1, घटाएंगे आप 11 में से 2 निकालेंगे कितना? 9, 91 की टोटल वृद्धि हुई है आपके पास। कितने की? 91 की। 91 की वृद्धि हुई कितने पर है? 125 पर। 125 परसेंटेज के लिए इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 4 का ना 4, 4 नाम 36, 364 अपॉन के 5। 5 से आप इसको काट रहे होंगे तो 5 से निकल के आएगा 5 छंग 30, नहीं 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो 72.8% की टोटल आयतन में वृद्धि होगी, 72.8% की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 72.8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। अगर आयतन की बात करता है x + y, xy अपॉन के 100 के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें डबल बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर भी आपका काय में दशमलव में है तो दिक्कत पड़ जाएगी उसमें। तो बनाना आपको इसी तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसको कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया तरीका इसको मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छा शानदार तरीका। इसने क्या रखा है? 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपके पास विषम संख्याएं हैं, कितनी हैं? 44 हैं, उनका औसत कितना है? 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनके अंदर समान अंतर है, तो उनके बीच की संख्या क्या होती है? औसत होती है। उनके बीच की संख्या क्या होती है? औसत होती है। बीच की संख्या क्या होती है? औसत। तो ये जो 144 है, ये औसत है, यही इनके बीच में आ रही होगी। अगर इधर 44 हमारा बीच में है संख्या 44, लेकिन संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं, ध्यान रखना। और विषम संख्याएं हमेशा कितने के अंतर से आती हैं? 2 के अंतर से आती हैं। तो समान अंतर हुआ नहीं हुआ? 2 का अंतर। अगर 144 संख्या, बीच की संख्या हमारी 144 है, तो एक संख्या इसके इधर होगी, विषम संख्या 143। ठीक है दोस्तों, और एक संख्या इसके इधर होगी, विषम संख्या 100, सॉरी दोस्तों एक मिनट, इधर आपकी होगी 145, क्योंकि इधर संख्या चलेंगी बढ़ती हुई, और इधर आपकी होगी 143। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान रखनी है, विषम संख्याएं हैं तो आप 144 को इसके अंदर नहीं गिनेंगे, ये तो औसत है। औसत आपका विषम संख्याओं का सम हो सकता है, सम संख्याओं का विषम हो सकता है। लेकिन हमने संख्याएं कितनी काउंट कर ली? 2 संख्याएं काउंट कर ली। टोटल संख्याएं हैं कितनी? टोटल संख्याएं हैं 44। संख्याएं बची कितनी? 42 संख्याएं बची, 42 संख्याएं, 42। अब 42 संख्याओं में 21 संख्याएं होंगी इधर, और 21 संख्याएं होंगी आपकी इधर। ठीक है, 21 संख्याएं होंगी दाईं तरफ और 21 संख्या होंगी बाईं तरफ। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, विषम और सम 2 के अंतराल में संख्या चलती हैं, तो 2 के अंतराल में संख्या चलेंगे। अगर इधर अंतर 21 का है तो 2 के अंतराल में कितने का आएगा? 21 दूनी 42 का अंतर है। तो आप बड़ी संख्या के लिए 42 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 187। अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो आप 42 माइनस कर देंगे, तब आपका आंसर घटाकर आ जाएगा 143 में से 42। तो इसका राइट आंसर आएगा 187। इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है, बिना पेन के भी आप सवाल इसका बना सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है आपको, बीच की संख्या कितनी है आपकी? 144 दे रखी है। इससे अगली संख्या आपकी क्या आएगी? इससे अगली संख्या आएगी 145। करना कुछ नहीं है आपने, 2 संख्याएं हम गिनेंगे 143, तो बचेंगे कितने? 42। 42 आपको जोड़ देना है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 187 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 187। ठीक, इसका यही बेस्ट तरीका है, संख्याओं को लगाने मत लग जाना,
टोटल लिख के, अगर संख्याएं हमारी कम होती हैं तो हम उनको लिख लेते हैं, लेकिन संख्याएं हमारी काफ़ी थी, 21 संख्याएं थी इधर, तो उनको कहाँ तक लिखेंगे हम 21 संख्याओं को? तो आपको ऐसे ही करना है। अगर अंतर 1 का है तो संख्या हमारी अंतर कितने का होगा? दुगना होगा। अगर 2 का अंतर है तो संख्या हमारी दुगना का अंतर होगा। 3 है तो 3 गुना का अंतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइएगा, इस क्वेश्चन को करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा करके। तो क्वेश्चन ने क्या रखा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 48,000 है। यदि प्रति वर्ष वह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वर्तमान में आपकी जनसंख्या दे रखी है 48,000, तो 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? और कितने की दर से बढ़ रही जनसंख्या? 5 की दर से, 5% की दर से जनसंख्या आपकी बढ़ रही है। देखो दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। कितनी होती है दोस्तों? 1/20 होती है, 1/20। अगर पहले जनसंख्या 20 थी तो अब जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 1 बढ़ गई, 21 हो गई। कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष, 20 से 21, फिर से 20 से 21। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इधर आपकी टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी वर्तमान में? वर्तमान में हो जाएगी 8,000, और 21 का खाना आपका होता है 92, 61, 92, 61। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितने वृद्धि होगी। आपसे वृद्धि पूछी है जनसंख्या में, तो आप देखो यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हुई है आपकी? कितनी वृद्धि है? 1261, 1261 की वृद्धि है टोटल। वर्तमान आपका कितना दे रखा है? 48,000। तो आपका 8,000 का मान कितना दे रखा है? 48,000 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एक का मान निकालेंगे, कितने गुना है ये निकालेंगे। जब आप काटेंगे तो 8 छंग 48, कितने गुना है दोस्तों? 6 गुना है। तो वृद्धि में भी इसको 6 गुना कर देंगे तो निकल के आएगा 6 का 6, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 का 6 और 1 7। कितना आंसर आएगा? 7566। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7566। ठीक है, आप इसको जो आपका इकाई अंक है उससे भी कर सकते थे, क्योंकि इकाई अंक 6 सिर्फ 1 में है, पूरी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पूरी गुणा मतलब कर सकते 6 का 6 सिर्फ 1 के ऑप्शन में आपको मिला है, तो लगा देते आपको इसका आंसर ऑप्शन ए, 7566। ठीक है, देखो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 30 मिनट और 45 मिनट में जल से भर सकते हैं। 2 पाइप है हमारे पास, ए और बी, भरने वाले हैं 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप सी दे रखा है जो टैंक को खाली करता है कितने मिनट में? 36 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है और फिर 12 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है। शुरू के 12 मिनट तक कार्य किया है ए और बी ने, उसके बाद किसको खोला गया? सी को खोला गया। तो बताएं टैंक कुल कितने समय में भरेगा? आपको बताना है टैंक कुल कितने समय में भरेगा। ठीक है, देखो एक दे रखा है पाइप ए, टैंक को भरने वाला पाइप है, एक बी, एक सी, लेकिन सी क्या है? खाली करने वाला टैंक है। ठीक है, ए जो भरता है टैंक को, वो ए भरता है कितने में? 30 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में, और सी खाली करता है टैंक को 36 मिनट में। सी खाली करता है टैंक को 36 मिनट में। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा? 90, 90 दूनी 180, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा आपका 180, 180। ठीक है दोस्तों, अब देखो कार्यक्षमता निकालेंगे इसकी हम। 3 छंग 18, ए की कार्यक्षमता कितनी भरने की? 6। 45 चौका 180, बी की कितनी भरने की कार्यक्षमता? 4 है, और सी की कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, सी की कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो ए 1 मिनट में भरता है 6 टैंक, बी भरता है 4, और सी क्या करता है? खाली करता है। लेकिन टैंक को
ए और बी को पहले खोला गया है और ए और बी ने 12 मिनट तक टैंक को भरा है। ए और बी ने 12 मिनट तक टैंक को भरा है। अब ए और बी 1 मिनट में कितना टैंक भरते हैं? 6 4 10 भरते हैं, 10। टैंक कितने मिनट चले हैं? 12 मिनट। 12 मिनट में कितना टैंक भर गया? 120 टैंक भर गया। 120 लीटर टैंक भर गया। कितने मिनट में? 12 मिनट में। 12 मिनट उसने कार्य कर लिया। 12 मिनट में 120 लीटर टैंक भर दिया आपका, ठीक है। अब शेष टैंक आपका कितना बचा? शेष, तो शेष टैंक बचा आपका 60 बचा। शेष कितना बचा? 60। अब इस 60 को भरने के लिए जो सी खाली करने वाला टैंक है उसको भी खोल दिया। जब सी को खोला गया तो ये जो दोनों भरेंगे 6 4 10 तो भरा जाएगा, लेकिन सी 5 पानी को निकाल देगा। तो टोटल भरा कितना जा रहा है? भरा जा रहा है 5। कितना भरा जाएगा? 5। तो 5 के हिसाब से ये दोनों 12 मिनट और लेंगे। 12 पंजे 60, 12 मिनट और लेंगे। तो टोटल मिनट आपके पास कितने हो जाएंगे? 12 मिनट और लेंगे, कितने हो जाएंगे? 24 मिनट। 24 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 24। जो आपका टोटल टैंक है कितने समय में भर जाएगा? 24 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। आपसे कुल समय पूछा है तो कुल समय कितना आएगा? 24। और आपका बाद वाला समय पूछता कि कितने समय में बाद में टैंक भरा गया है, तो आपका आंसर क्या होता? 12 मिनट होता, ठीक है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको बनाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, इसने क्या रखा है? प्रथम 93 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा चलती हैं समांतर श्रेणी में। किस में चलती हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं हैं तो आप क्या करेंगे? उसके लिए औसत निकालते हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या का योग और 2 से भाग। तो पहली संख्या प्रथम प्राकृतिक तैताली संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनकी खोज ना हुई हो। और 0 की हमारी खोज हुई है, तो 0 के जुड़ने से संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक। अगर हम 0 जोड़ दें पूर्ण संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं हमारी कितने से? 1 से। तो पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी। और लास्ट की संख्या कितनी है? 93 है, अपॉन 2। संख्या कितनी हो गई? 94 अपॉन के 2। जब आप 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 47। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 47। बीच की संख्या क्या आएगी? 47 आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 47, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको बनाइएगा दोस्तों। इसमें का क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, लेकिन वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, इसको बताइएगा। देखो, क्वेश्चन ने क्या रखा है? x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। इसे मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, बराबर आपका क्या है? k। आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर आपका दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर के दे रखा है, के दे रखा है, तब आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए होता है के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोनों के लिए। अब ये चीज आपको ध्यान है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, करने नहीं है कुछ भी। अब देखो, माइनस से प्लस पर, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स और बराबर के दे रखा है, मतलब बराबर कितना दे रखा है? के का मान 5 दे रखा है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस के 2, के मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस 2 ऐड करेंगे, 5 पंजे 25 और 2 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 27 होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27। मान लो यहां पर होता प्लस, तो प्लस में क्या करते? 5 पंजे 25, 2 माइनस करते, आंसर कितना आता? 23। तो इस फिर राइट आंसर क्या होता? 23 होता, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। दोनों चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है ये जो मैंने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
18। इसको बनाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का आपका सवाल है। ठीक, देखो शुरू में जो हमने क्वेश्चन लिए थे वो लिए थे आपके, जो हम आपका समय था वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब हमने समय क्या कर दिया है, माह में शुरू कर दिया है। ठीक है, ताकि जितने भी टाइप के सवाल हैं आप सभी सवालों को इन प्रैक्टिस सेटों में कर सकें। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है। इसने क्या रखा है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की वार्षिक दर हो। ब्याज की दर क्या है आपकी, वार्षिक है। ठीक है, 2 वर्ष का 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना। देखो 10%, देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। लेकिन ये 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कितने साल तक चलने वाली है, 2 साल तक चलने वाली है। लेकिन इससे 4 माह की फ्रैक्शन वैल्यू हमको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे, 1 साल में कितनी है, 10% है। 1 साल का मतलब क्या होता है, 12 माह। तो 10% जो है वो कितने साल में है, 1 साल में है, 12 माह में। तो 1 माह में कितनी होगी, 10% अपॉन के 12। आपको बनानी कितने माह की है, 4 माह की बनानी है, 4 माह की। तो इसकी फ्रैक्शन में निकल के आएगी 4 माह के लिए 4 × 12, 10/3, 10/3। ठीक है, परसेंटेज का जब 2 जीरो आप बढ़ाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, आपका निकल के आएगा 1/30। तो लास्ट के 4 माह के लिए आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1/30 रहने वाली है, या 10/3% ब्याज रहने वाली है दर आपकी। अब देखो पहले 2 साल में 10 से 11, 10 से 11, दूसरे साल में सेकेंड ईयर में 10 से 11, थर्ड ईयर में 30 से 31। थर्ड ईयर में कितनी रहेगी, 30 से 31। ठीक है दोस्तों, 30 से 31। अब देखो आपसे पूछा क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, तो आपको बताना है ब्याज क्या होगा, ब्याज। अब देखो दोस्तों, ब्याज आपको बताना है। जब इसकी गुणा करेंगे तो धन निकल के आएगा आपका कितना, 3000, अनुपात 3000। जब यहां से आपकी गुणा करेंगे, अब ध्यान रखना है 11 से गुणा करना बहुत सिंपल होता है। इन दोनों की गुणा करेंगे, निकल के आएगा 1 4 3, 341। अब आप इन दोनों की गुणा कर लेंगे, निकल के आएगा 1 5 7 3, 3751। आप देख रहे होंगे आपको कितने का ब्याज मिला है, 751 का ब्याज मिला है। और आपका धन कितना दे रखा है, 3000। मतलब 3000 का मान कितना दे रखा है आपको, 3000 दे रखा है। जब 3000 का मान 3000 है तो 751 का मान कितना होगा, 751 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों, इसी तरीके से आपको सवाल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या रखा है। सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर कराए जा रहे हैं इसके अंदर, और आपको पीडीएफ ही दी जा रही है कि आप रेगुलर रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या क्या रखा है, बेहद छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रम से 2, 11, 19 शेष बचे तो वह संख्या क्या होगी। आपको संख्या बतानी है, वह छोटी छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो। अब सवाल करने के लिए आप इसके अंदर 31 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 31 का मल्टीपल। लेकिन 31 से मल्टीपल देखना आसान तो है नहीं, लेंथ ही पड़ेगा सवाल। लेकिन फिर इसने क्या रखा है कि 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रम से कितना, 2, 11, 19 शेष बचे। कितना, 2, 11, 19 शेष बचे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हम सभी ऑप्शन में से 2 घटाएं तो संख्या 15 से घटनी चाहिए। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है संख्या 5 × 3, मतलब संख्या 5 से और 3 से दोनों से घटनी चाहिए। यहीं से आपका सवाल हो जाएगा। जब यहाँ से 2 घटाएंगे लास्ट में क्या बचेगा, 4, जो 5 से नहीं करता। यहाँ से आप 2 हटाएंगे लास्ट में कितना बचेगा, 5, जो 5 से करता है। यहाँ से आप 2 हटाएंगे कितना बचेगा लास्ट में, 3, जो 5 से नहीं करता। जब यहाँ से आप 2 हटाएंगे कितना बचेगा, 6, जो 5 से नहीं करता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया था जितने भी ये एलसीएम वाले सवाल होते हैं ये 90% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज आपके 19 ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको क्लास पसंद आई होगी और आप सभी को क्लास शेयर करनी है, लाइक करनी है, कमेंट करके बताना है कि इस क्लास हमारी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।